कम से कम 20 करोड़ लोग प्रतिदिन आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, पोस्ट करते हैं, हेट स्पीच करते हैं, पोर्नोग्राफी करते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं, धार्मिक वैमनस्यता फैलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का निरादर करते हैं। तो क्या उन सब के खिलाफ हम सेडिशन का केस फाइल करेंगे? और बहुत क्लियर है ये कि इन्होंने जो लिखा है इसमें कोई ऐसा जुर्म नहीं है, पर ये उनके रिलीजन को भी देखते हुए। कोर्ट ने उनके एफआईआर को खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि अगर आपने कुछ लिखा हो, कुछ कहा हो, उससे बहुत सारे लोग भी अगर उससे नाखुश हों, तब भी इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अरेस्ट कर लिया जाए। नमस्कार, द लेंस के साथ मैं हूं मुकेश शर्मा। आज बात एक ऐसे मुद्दे पर जो न केवल कानून और बोलने की आज़ादी पर सवाल उठाता है, बल्कि हमारे समाज, अकादमिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के भविष्य को भी छूता है। बात प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के मामले की। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर महमूदाबाद को ऑपरेशन सिंदूर पर लिखी गई सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया। उनकी पोस्ट में उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी महिला अधिकारियों की तारीफ की, लेकिन साथ ही मॉब लिंचिंग और सांप्रदायिक मुद्दों पर टिप्पणी भी की। हरियाणा पुलिस और हरियाणा महिला आयोग ने इस पोस्ट को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा और सामाजिक अशांति का कारण बताया। उन पर भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी, लेकिन इसके साथ ही कुछ सख्त शर्तें भी लगाईं। कोर्ट ने कहा कि उनके शब्द डॉग विस्लिंग थे, यानी ऐसे सांकेतिक संदेश जो समाज में विभाजन पैदा कर सकते हैं। उन्हें इस केस, ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम हमले पर बोलने से रोका गया है और पासपोर्ट भी जमा कराने को कहा गया है। एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे समय में जब राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान देने का समय हो, लोगों को अपने शब्दों में सावधानी रखनी चाहिए। दूसरी तरफ एकेडमिक्स और सिविल सोसाइटी इसे एकेडमिक फ्रीडम और फ्री स्पीच पर हमला कहते हैं। तो सवाल उठ रहे हैं इस मामले में अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणियों पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके दायरे पर, आलोचना की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों पर, शिक्षकों या जानी मानी हस्तियों की व्यक्तिगत टिप्पणियों और उसके व्यापक असर पर, और साथ ही अशोका विश्वविद्यालय के रवैये पर भी। इन पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं तीन मेहमान। वकील और वैधानिक मामलों पर लगातार लिखने वाले विराग गुप्ता, दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्व डीन प्रोफेसर अनीता रामपाल, जो इस गिरफ्तारी का विरोध करने वाले अकादमिक जगत के लोगों में से एक हैं, और बीबीसी के वैधानिक मामलों के संवाददाता उमंग पोद्दार। उमंग, पहला सवाल मैं दरअसल आपसे लेना चाहता हूं, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की, दरअसल उसके बाद उनके ऊपर काफ़ी लंबी चौड़ी चर्चा मैंने देखी, अलग अलग जगहों पर हो रही है। वो क्यों विवाद का कारण बना है? अगर थोड़ा सा आप इस पर शुरुआत कर सकें तो। जी, तो जैसा आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक तो जो ऑर्डर आया है, उसमें उन्होंने कुछ-कुछ कंडीशंस जो डाले हैं, कि उनका पासपोर्ट ज़ब्त करना चाहिए, उन्हें आगे कुछ ऑपरेशन पहलगाम या भारत-पाकिस्तान के बीच के चल रहे संघर्ष पे कुछ नहीं कहना चाहिए। तो पहला तो जो क्रिटिसिज़्म आ रहा है कोर्ट का, वो इन चीज़ों पे आ रहा है कि अगर किसी ने कुछ लिखा हो, तो आप उसको आगे कुछ बोलने से किस आधार पर रोक रहे हैं? और दूसरा जो क्रिटिसिज़्म लोगों का आया है, वो इस चीज़ पे कि जब हियरिंग हो रही थी, तो उसमें जो उनके अधिवक्ता थे कपिल सिब्बल, उन्होंने ये दोनों पोस्ट पढ़े थे फेसबुक वाले। तो उसमें जज जो थे, उन्होंने वो दोनों पोस्ट पढ़े और उन्होंने कहा कि ये जो एकेडमिक लैंग्वेज लिखी हुई है, ये 3 पुलिस अफ़सरों को पढ़नी होगी, जो सीनियर पुलिस अफ़सर हैं, वो फिर शायद बता नहीं पाए कि इसके पीछे का असली मतलब क्या है। और उसके साथ ही उन्होंने कुछ भी और चीज़ें कही, जैसा आपने कहा कि डॉग व्हिstलिंग भी उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा कि ये एक चीप पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों में जो क्रिटिसिज़्म बहुत बड़ा वो आ रहा है, वो इसलिए है कि जब भी अगर आप कोई इस टाइप के कानून को देखते हैं, जिसमें हुआ कि आपने कुछ कहा हो जिससे लोगों को उससे कोई आपत्ति हुई हो, तो उसमें एक ये चीज़ देखी जाती है कि एक एवरेज इंसान, एक रीज़नेबल पर्सन पे क्या फ़र्क पड़ता है उसका। तो एक जो क्रिटिसिज़्म कोर्ट का आ रहा है, वो इसलिए कि अगर जजेस भी थे, उन्होंने भी वहाँ पे पढ़ा, जो फेसबुक स्टेटस उनका, फेसबुक पोस्ट जो थे वो पढ़े, तो उसमें अगर कुछ इतनी आपत्तिजनक बातें थी, तो उन्हें पढ़ के तुरंत समझ आ जाती। पर वो अगर पढ़ के समझ नहीं आई, तो उसके ऊपर भी उन्होंने ये चीज़ कहा कि अब पुलिस अफ़सरों को देखना चाहिए और इसके पीछे के मतलब को जानना चाहिए। जी, इस बात पर अनीता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कुल मिलाकर के जब इस तरह का कोई मामला होता है, तो 2-3 चीज़ें जो उठी हैं, और मैंने एक ये भी देखा कि कुछ विश्वविद्यालयों के जो वीसी हैं, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने दरअसल
प्रोफेसर महमूदाबाद के ख़िलाफ़ ये चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है वो उन्हें डीलिमिटाइज़ करने जैसा कोई उन्होंने शब्द यूज़ किया है। लेट मी जस्ट चेक। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी को जिस तरह का पोस्ट में उनके लिए जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की गई है वो उन्हें डीलेजिटिमाइज़ करती है, यानी उनकी जो जगह है समाज में उसको एक ख़ास चश्मे से देखने की कोशिश की गई है। तो जब शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति इस तरह की बात रखता है और उसके स्टूडेंट फ्रेटर्निटी और बाकी जगहों पर असर होता है और फिर इस तरह का विवाद निकलता है, तो इसको आप कैसे देखती हैं? ये बहुत गंभीर मुद्दा बन गया है और जो उन्होंने पोस्ट लिखी है सबने पढ़ी है, आपने भी पढ़ी है, सबने पढ़ी है, कई बार पढ़ी है। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो कि कहा जाए कि सुरक्षा का सवाल है या उस व्यक्ति का किसी तरह से अपमान है। तो ये तो बनाया जा रहा है पूरी तरह से। और जिसने भी लिखा है, जो चाहे वो वाइस चांसलर हो या कोई, उन्होंने किसी सत्ता को खुश करने के लिए लिखा है। ऐसा पढ़ने से किसी को नहीं लगता, ना हमारे स्टूडेंट्स को, ना टीचर्स को लग रहा है। तो ये इसीलिए हम लोग इसको बहुत गंभीर मान रहे हैं। और एक पोस्ट के पीछे किसी ने पोस्ट दिया है और स्टेट कमीशन ऑफ महिला आयोग जाके वो उसके पीछे पड़ जाए, तुरंत जाके अरेस्ट कर लिया जाए, वो तो एक पूरा प्लान दिख रहा है। एक योजना के अंतर्गत ये सब हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि कोई 2 फेसबुक पोस्ट को पढ़ के इतना बड़ा मुद्दा बन गया हो। इसमें एक चीज़ और बताइए अनीता जी कि पहले अशोका विश्वविद्यालय ने थोड़ा सा ऐसा लगा कि अपने आप को डिस्टेंस किया, फिर जब अंतरिम ज़मानत मिली तो उसका स्वागत किया। ऐसे मौक़ों पर विश्वविद्यालयों का जो स्टैंड होता है या ख़ास तौर पे अशोका का जो स्टैंड रहा है वो आपको कैसा लगा? बहुत ही अजीब, बहुत ख़राब। बिल्कुल मान्य नहीं है कि इस तरह कोई यूनिवर्सिटी अपने ही किसी सीनियर, बहुत वरिष्ठ अकादमी के व्यक्ति है, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है पॉलिटिकल साइंस के, और अगर यूनिवर्सिटी अपने आप को बिल्कुल उससे विरक्त दिखाती है, बल्कि उसको घसीट के, मतलब यूनिवर्सिटी के शब्दों में वो कह रहे हैं कि हम इस इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह मदद करेंगे। तो आप पहले ही उसको एक क्राइम का आप दर्जा दे रहे हो, क्योंकि आप कह रहे हो उसके इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट की बात से भी, मतलब वो ये विश्वविद्यालय ये ज़रूर कह सकता है कि भाई कोर्ट ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन, वो तो पूरी एसआईटी बन रही है, तो वो कह रहे हैं कि हम उसमें सहयोग करेंगे। हाँ, वो उससे पहले भी कह रहे हैं, पहले दिन से कह रहे हैं। तो ये हम ये कहते हैं कि जो व्यक्ति पढ़ा रहा है, जो अपनी श्रद्धा से, अपनी पूरी समझ से हम लोग जी जान लगा के स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं, तो वो हम एक संस्थागत रूप से करते हैं, हम व्यक्तिगत रूप से नहीं करते। किसी एक संस्था के अंदर उस संस्था का गौरव भी बढ़ता है कि इस तरह के टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स इतने सेंसिटिव हैं या इतनी शानदार उनकी समझ बन रही है। तो उस तरह की संस्था अगर अपना हाथ खींच लेती है तो वो तो न तो स्टूडेंट्स पे अच्छा असर पड़ता है, न दुनिया पे अच्छा असर पड़ता है। उस यूनिवर्सिटी का रेपुटेशन अब दाव पर है। जी विराग जी, जिस तरह की धाराएं लगी इस मामले में, उसके ऊपर भी बहुत कड़ी आलोचना की गई है कि जो बात लिखी गई थी एक वो है और उसकी प्रतिक्रिया में जिस तरह की धाराएं लगाई गई हैं दूसरी ये चीज़ है। इन दोनों को जोड़ के लोग आलोचना कर रहे हैं कि अगर असहमति हो भी उनकी लिखी हुई बात से, तो क्या इतनी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए सोशल मीडिया पोस्ट पे? तो ये जो कानून के प्रोविजंस हैं, क्या आम लोगों को अब डरना चाहिए कोई सोशल मीडिया पोस्ट लिखते समय? मुकेश जी, मैं इस पूरी तस्वीर को एक अलग तरीके से देखने की कोशिश करता हूं। पहले नंबर पर ऐसे मामलों में किसी की भी गिरफ्तारी गलत है, निंदनीय है। किसी भी लेखक, पत्रकार या प्रोफेसर को सिर्फ लिखने के लिए गिरफ्तार कर दिया जाए, गलत है। और संविधान की 75वीं वर्षगांठ है और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संविधान कैसा है महत्वपूर्ण नहीं, संविधान को चलाने वाले लोग कैसे हैं वो महत्वपूर्ण है। और इस वाक़ये से हमको देखना है कि वो चलाने वाले लोग कैसा काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि सारे लोग, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, पुलिस, मंत्री, सरकार, महिला आयोग, इन सबको हम देखें तो दंगल में खड़े हुए हैं। और दंगल में खड़े होकर के स्याही से, पेन से लिखने के बजाय स्याही को पटक रहे हैं और स्याही से ज़मीन में गिर गई और अचानक कोई बोलता है कि देखिए पेंटिंग बन गई। वो स्याही गिरी हुई है लेकिन उसको हम पेंटिंग बता रहे हैं। फिर उसकी क्रिटिसिज्म होती है, कोई बोलता है नहीं ये तो मॉडर्न आर्ट है, कोई बोलता है मॉडर्न आर्ट नहीं है, कोई बोलता है वो पेंटिंग है ही नहीं।
जितना भी सब ये हो रहा है ये संविधान के नाम पर तमाशा है। और अगर हम उसको एक एक बिंदु से देखें तो गृह मंत्रालय की 230th रिपोर्ट में कहा गया था कि गलत FIR करना, गलत तरीके से गिरफ्तारी करना गलत है, गैर कानूनी है और इसके लिए जो दोषी अफसर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सबसे पहली बात है कि गलत तरीके से FIR कैसे होती है, पुलिस की पूरे सिस्टम को एक्सपोज करता है। दूसरे नंबर पर ट्रायल कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल रही है, ट्रायल कोर्ट उसको जुडिशियल रिमांड में भेजने का आदेश क्यों पारित करता है। सुप्रीम कोर्ट के लिए अगर देखें, क्योंकि हमें क्या लगता है, कई बार हमको लगता है सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा हमारा तारणहार, और कई बार लगता है कि गलत हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट एक कानून की प्रक्रिया से निर्धारित एक संस्थान है जिसको, जहाँ पर एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो जब तमिलनाडु का मामला आता है और उसमें वो 142 का इस्तेमाल करके और बोलते हैं कि राज्यपाल के अधिकारों में इस तरीके से विधेयकों को उनको डीम्ड कंसेंट मिल जानी चाहिए, तो वो अपनी अथॉरिटी का कहीं ना कहीं से उसमें एक अतिक्रमण करते हैं, जो केशवानंद भारती में बोला गया था। और उसके बाद फिर जब केंद्र सरकार उसमें 143 का रेफरेंस भेजती है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जमानत क्यों मिलनी चाहिए, आम लोगों को जमानत क्यों नहीं मिलनी चाहिए। तो ये बड़े बड़े वकीलों का, बड़े बड़े मामलों का लग्जरी लिटिगेशन है, बड़े अखाड़े हैं। और आम लोगों को इसमें ये लगता है कि 5 करोड़ मुकदमों में इतनी जल्दी तारीख क्यों नहीं मिलती है, उनके मुकदमों में क्यों नहीं सारी बातें आती हैं। लेकिन असहमत होना, गलत होना मतलब आपराधिक नहीं है। तो हम एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम में जो जा रहे हैं, तो भारत में जो 2 अलग अलग एक एक्सट्रीम हो गए हैं, एक सत्ता पक्ष और एक सत्ता विरोधी, इन दोनों के बीच में संविधान का एक दंगल में जो उनका एक जो संवैधानिक वैल्यूज़ और जो संस्थागत तंत्र डिस्ट्रॉय हो रहा है, उससे आम जनता को तकलीफ है, उससे संस्थाओं का पतन हो रहा है। कि एक तो होता है कानून जिस तरह से बनाया गया, और जो मैं कुछ लोगों का जो एक्चुअली इस गिरफ्तारी को किसी हद तक जायज़ समझा रहे थे, जब मैं उनके तर्क भी पढ़ रहा था समझने के लिए कि भाई वो किस आधार पे इसे जायज़ समझा रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि एक है आपके सामान्य अधिकार और एक है जब राष्ट्रीय सुरक्षा का समय और विषय चल रहा हो और सामान्य समय ना हो, तब आप जो बात लिख रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट अलग हो सकता है। तो क्या ये कानून इसको अलग अलग नज़रिए से देखें? शास्त्र के 2 बड़े पैमाने हैं। पहला पैमाना है मेंस रिया, कि आपका मकसद होना चाहिए, और दूसरा पैमाना है उसके सबूत। तो सिर्फ इस वजह से कि वो सेडिशन हो गया है तो सेडिशन नहीं हो जाता है। आपत्तिजनक होने में और आपराधिक होने में बहुत ज़्यादा फर्क है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि तीनों संस्थाएं उस गलत को रोकने में विफल रहीं। पहले नंबर पर पुलिस ने गलत FIR दर्ज किया, दूसरे नंबर पर उसमें सुप्रीम कोर्ट को मामले को सीधे निरस्त कर देना चाहिए, उसको निरस्त नहीं करने के बजाय इंटरिम बिल दे करके मामले को लंबा खींचा गया। और तीसरे नंबर पर जो SHO का काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना, उसमें 3 IPS अफसरों को करके एक SIT बना करके और उसमें क्या जाँच होगी, कैसे होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं से कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, और ये फिर परंपराएं बन जाती हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं वो 141 के तहत पूरे देश में मान्य होते हैं, और गलत परंपराएं जब बनती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हमेशा बोला जाता है कि बहुत सारी बेंच होती है और हर बेंच अपने अपने हिसाब से करता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि FIR क्यों होनी चाहिए, गिरफ्तारी क्यों होनी चाहिए और बेल क्यों नहीं मिलनी चाहिए। तो गिरफ्तारी के बड़े स्टैंडर्ड 3 मकसद हैं। नंबर 1 आदतन अपराधी हो, नंबर 2 सबूतों को नष्ट कर दे, नंबर 3 नया अपराध करने वाला हो। तो क्या ये तीनों बातें आती हैं? उमंग, जिस चीज़ का जिक्र अभी विराग जी भी कर रहे थे, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला मामला है ना। कई और राज्य सरकारें ऐसा है जहाँ पे इस तरह की कार्रवाई कर चुकी हैं, और तब ऐसा समझ में आता है कि कहीं भी डिसेंट हो जो सरकार के ख़िलाफ़ हो, सरकार उसको एक बहुत ही कड़े रवैये से देखती है, और वही जब किसी दूसरे राज्य में या सेंटर में हो रहा होता है तो उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में देखती हैं वही सरकारें। तो ये इसके कई और भी मामले हमने देश के अलग अलग हिस्सों में देखे हैं। जी मुकेश जी, ऐसा DMK की सरकार ने भी लोगों को अरेस्ट किया है, वेस्ट बंगाल में भी लोगों को अरेस्ट किया हुआ है, महाराष्ट्र में से बहुत सारे केसेस हुए थे। तो इन चीज़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस दी हुई हैं कि जैसे जो पहली बात कि अगर आपको अरेस्ट करना है, किसको नहीं करना है, तो कोर्ट ने कहा है कि अगर 7 साल से कम की सज़ा है कि किस अपराध में, तो आप उसमें अरेस्ट आपका लास्ट रिसॉर्ट होना चाहिए। मतलब अगर कुछ और आपके पास चारा नहीं बचा तभी आपको अरेस्ट करना चाहिए। उसके अलावा अभी 2-3 महीने पहले की एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा था कि अगर मान लो आपने कुछ लिखा हो, जो एक राज्यसभा MP इमरान प्रतापगढ़ी ने एक पोएम लिखी थी, शेयर हुई थी फेसबुक पे या ट्विटर पे कहीं पे, तो उसमें कोर्ट ने उनके FIR को खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि अगर आपने कुछ लिखा हो, कुछ कहा हो, उससे बहुत सारे लोग भी अगर उससे नाखुश हों, तब भी इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अरेस्ट कर लिया जाए।
तो इसमें उन्होंने कहा कि पुलिस वालों को भी अगर उनके सामने कोई ऐसा केस आए, तो खुद एक बार पोस्ट पढ़ के देखना चाहिए कि इसमें कोई ऐसी बात कही हुई है जिससे कि लोगों में कुछ पब्लिक ऑर्डर का भड़काव हो सकता है या लोग वायलेंस कर सकते हैं। और तो ये सारी चीज़ें काफ़ी बार लोगों ने कही है कि इसको फ़ॉलो होना चाहिए अलग-अलग केसेज़ में भी। पर वही हमने देखा है कि ये काफ़ी सिलेक्टिवली फ़ॉलो होता है कि अगर मान लो जो पुलिस रहती है वो राज्य सरकार के पास रहती है, तो अगर मान लो कोई भी ऐसा पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है या कोई ऐसा स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट के खिलाफ जाता है, तो उसमें पुलिस बहुत जल्दी एक्शन लेती है, लोगों को गिरफ्तार करती है। दूसरी चीज़ जो हो गई कि अगर जब आपकी गिरफ्तारी हुई, तो उसके बाद आप जाते हैं मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर और मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि आपको कस्टडी में रखना है पुलिस की या मजिस्ट्रेट की जुडिशियल कस्टडी में रखना है या फिर आपको कस्टडी में नहीं रखना है। तो एक और चीज़ देखी जाती है कि आम तौर पर पुलिस जब भी किसी को बोलती है कि हमें हिरासत में लेना है इसे, तो मजिस्ट्रेट्स उसको हिरासत में दे देते हैं कुछ दिन के लिए। इस केस में भी यही हुआ, जुडिशियल रिमांड मिल गया था उन्हें, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम बेल दी। तो इसीलिए बहुत सारे, जैसे विराग जी भी कह रहे थे, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो एक साथ काम करते हैं, तो पुलिस वाले सरकार के खिलाफ जाते नहीं हैं। मजिस्ट्रेट जो हैं वो ज़्यादातर रिमांड जो ऑर्डर है, रिमांड दे देते हैं जब पुलिस माँगती है। तो इसीलिए बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि फिर हमें फाइनली लोगों को जाना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फिर कुछ राहत देता है, इंटरिम बेल देता है या एफआईआर खारिज करता है। और एक और चीज़ जो है, जो इस केस के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है, एक कानूनी नज़रिए से, कि कोर्ट ने अपने काफ़ी जजमेंट्स में कहा है कि अगर आप कुछ कहेंगे तो इससे हो सकता है कुछ लोगों को आपत्ति हो, कुछ लोगों को आपत्ति नहीं हो। तो इसलिए उन्होंने कुछ-कुछ टेस्ट ले डाउन किए हुए हैं। जैसे स्पेशली अगर हम देखें, ये राजद्रोह का जो कानून पहले था, जो अब कुछ हद तक सेक्शन 152 में है, और या फिर एक और जो सेक्शन कि आप 2 समुदायों के बीच में आप कोई तरह का वायलेंस करना चाह रहे हैं, तो उसमें कोर्ट ने कई बार कहा है कि आप कुछ कहें, उससे अगर लोगों में इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो, कि मतलब वो वायलेंट होने के लिए इंसाइट हो रहे हों, या फिर पब्लिक ऑर्डर जो है वो खराब हो, और इन दोनों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो आपकी स्पीच से, तभी इस केस में आगे बढ़ा जा सकता है। तो जी। इसलिए हम देखते आ रहे हैं, ये काफ़ी सरकारें ये करती हैं, पर इसके लिए कुछ-कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, पर बहुत बार वो फॉलो नहीं होती हैं। जी। अनीता जी, इसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसको अगर मैं साइड रख के और सिर्फ जो प्रोफेसर महमूदाबाद ने कहा उस पे चलता हूँ, और कई लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जब आप एकेडमिक फील्ड में जुड़े होते हैं तो आप जो कह रहे होते हैं, जो लिख रहे होते हैं, उसका आपके स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट्स एक अलग नज़रिए से अपने सारे टीचर्स को देखते हैं। अब इसको देखने के दो नज़रिए हो सकते हैं। एक तो ये कि जब आप पॉलिटिकल मसलों पे इस तरह का कमेंट कर रहे हैं तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक ख़ास तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वहीं दूसरा नज़रिया ये भी है इसको देखने का कि जब आप कमेंट कर रहे हैं तो अपने स्टूडेंट्स में आप जो तर्क करने की शक्ति है, जो कोई किसी बात के ऊपर असहमति रखने की भी शक्ति है, आप उसको सामने रख रहे हैं। इन दोनों के बीच का बैलेंस बहुत अहम हो जाता है। तो इस मामले में आप इन दोनों चीज़ों के मद्देनज़र इस पर क्या कहेंगी? देखिए, एक तो ये कोई ऐसा नहीं था कि स्टूडेंट्स के साथ बात हो रही थी। किसी ने अपनी पर्सनल फेसबुक पोस्ट में कुछ लिखा है, वो कोई पढ़े कोई ना पढ़े, मतलब वो कोई स्टूडेंट के लिए उसके लिए खास नहीं ये चीज़ लिखी गई। तो इसलिए, और जो लिखा भी गया उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सब एकेडमिक्स ने, कितने उन्होंने पढ़ा है, स्टूडेंट्स ने पढ़ा है, उन्होंने बहुत साफ साफ लिखा है। जब भी हम समीक्षा करते हैं, चाहे एक किताब की कर रहे हैं, एक फिल्म की कर रहे हैं, किसी घटना की कर रहे हैं, तो एक समीक्षा जब हम करते हैं, हम कहते हैं ये बहुत अच्छी बात है, इतनी खुशी की बात है या गर्व की बात है कि हमें ये दिखा, और ये महिलाएं हमें दिखी जो नहीं दिखती हैं अक्सर, और इस तरह। मगर ऐसा भी तो नहीं कि जो इस, और ये भी कहा कि जो लोग और दूसरी विचारधारा से भी सोच रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा है कि वो इसको तारीफ कर रहे हैं, मगर हमें ये भी देखना है कि क्या वो इसी नज़रिए से फिर और चीज़ें जो घट रही हैं मुसलमानों के साथ, उनको भी क्या उसी संवेदना से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। तो सवाल ये है, ये बहुत ही साधारण सा सवाल है। समीक्षा करते समय बहुत ज़रूरी है कि हम एक चीज़ सिर्फ ताली बजा के या एक चीज़ सिर्फ उसको नीचा दिखा के नहीं करें, पर हम देखें कि इनमें कहाँ कहाँ रास्ता है इसको और थोड़ी समीक्षा से देखने के लिए। वही कहा गया, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बल्कि हमारे न्यूज़पेपर्स में उसके बाद भी कितने एकेडमिक्स ने लिखा है, और बहुत स्ट्रांगली लिखा है कि वो इन्होंने जो लिखा है बहुत ज़्यादा ही तारीफ़ की, ऐसा कहा गया। तो इसलिए एकेडमिक्स में तो ये आम चीज़ है,
जी। और ये कोई स्टूडेंट्स के लिए लिखी गई है या उनको हम कोई गलत दिशा दिखा रहे हैं, ये ऐसा नहीं, सोचना लेकिन भी सही नहीं। स्टूडेंट्स के लिए नहीं। एक तो ठीक हो गया कि वो बात जो है वो आपत्तिजनक नहीं है, हाँ। ये एक है। दूसरी चीज़ ये है कि लेकिन आज के समय में जबकि सोशल मीडिया पोस्ट सबके लिए एक्सेसिबल हैं और आमतौर पे स्टूडेंट्स के साथ और बहुत सारी पब्लिक पोस्ट होती हैं जो स्टूडेंट्स के सामने एक्सेसिबल रहती हैं, तो जो कंटेंट शिक्षक लिख रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि क्लास में बोला गया हो तभी उनको प्रभावित करता हो, वो तो वैसे भी प्रभावित कर ही सकता है। तो उस संदर्भ में शिक्षक की जिम्मेदारी क्या अब क्लासरूम से बाहर निकल के इन सोशल मीडिया पोस्ट्स के मद्देनज़र कुछ और बढ़ गई है? आप क्या लिखा उसको अगर छोड़ के मैं सिर्फ टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अगर देखूं तो उसमें क्या इन चीज़ों को फैक्टर इन करना पड़ेगा? अब मतलब इन चीज़ों को फैक्टर इन करना पड़ेगा कि हम समाज को और ज़्यादा देखें गहराई से और समीक्षा करें, न्याय के बारे में सोचें, समता के बारे में सोचें। ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको सिखाता है, तो ये तो हमारे शिक्षा का लक्ष्य है, चाहे हम क्लास में हैं या बाहर हैं। जी। इसमें एक चीज़ बताइए विराग जी कि जो पूरा का पूरा एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला हम लोग सुन रहे हैं कि इस पूरे मामले में हो रहा है, जिसका जिक्र आपने भी किया, और जब ये भारतीय न्याय संहिता आया उस समय कहा गया कि जो सेडिशन का मामला इतना विवादास्पद था और जिसके ऊपर लगातार इतनी आलोचना होती रहती थी, उसको अब साइड किया जा रहा है। लेकिन इस तरह के मामलों में जब एक तरह से फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय आते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रावधान बदल दिए गए हैं लेकिन शायद देखने का नज़रिया भी वैसा ही बना हुआ है। देखिए, जो पुराना 124A था और उसको जब बदल करके 152 उसमें BNS में लाया गया तो उसकी विधि आयोग ने भी आलोचना की थी, उसकी सुप्रीम कोर्ट ने भी आलोचना की थी और बोला गया था कि सरकार और राज्य के बीच का फ़र्क ख़त्म कर दिया गया है। और इससे ये बात जाहिर होती है कि हमारे 3 नए आपराधिक कानून आ गए हैं, लेकिन आपराधिक कानून के प्रावधानों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि पुलिस उन कानूनों का इस्तेमाल या दुरुपयोग कैसे करती है ये इम्पॉर्टेंट है। और पुलिस कानूनों का दुरुपयोग नहीं करे, इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का प्रकाश सिंह मामले में 2006 का जजमेंट है। लेकिन जब जब प्रोसेस ही पनिशमेंट हो जाए और उस प्रोसेस और पनिशमेंट को रोकने में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट विफल हो जाएं, तो ये चिंताजनक बात है, क्योंकि 3-4 बातों का इस पूरे प्रोसेस में, सिर्फ इस मामले में नहीं सारे मामलों में हनन हुआ कि 7 साल से कम सज़ा वाले मामलों में जब आप अरेस्ट करते हैं तो सेक्शन CRPC के सेक्शन 41 के तहत नोटिस देना जरूरी होता है, जो नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं कि जब कोई आप जुडिशियल रिमांड में, पुलिस रिमांड में भेजते हैं तो एक रीजन ऑर्डर पास करना चाहिए कि आप क्यों भेज रहे हैं, क्यों करना चाहिए। वो रीजन ऑर्डर नहीं पास किया जाता, मैकेनिकल ऑर्डर किया जाता है। फिर तीसरे नंबर पर कि आप इसकी जांच SIT से 3 IPS अफसर क्यों कर रहे हैं? SIT किस बात के लिए, जब हमारे पास पुलिस फोर्स की कमी है, SIT किस बात की जांच कर रही है? अब हम इसमें जुडिशियल साइड में देखें तो मध्य प्रदेश का जो मंत्री का मामला है, तो मध्य प्रदेश के मंत्री के मामले में हाई कोर्ट ने सुमोटो क्यों लिया? जब 156(3) का प्रावधान होता है तो हाई कोर्ट अपने ही यहाँ के मामलों के, क्या उनके पास कोई मामलों की कमी है? तो मुझे लग रहा है कि जैसे ये प्रोफेसर साहब जिन्होंने किया है, ये भी किसी पार्टी के पहले प्रवक्ता थे, किसी पार्टी के उसमें कार्यकर्ता भी थे। तो मुझे लग रहा है कि देश में जो सियासत का अखाड़ा है, यह सियासत का अखाड़ा, इस सियासत के अखाड़े में कानून शहीद हो रहा है। तो किसी बार एक पक्ष को राहत मिलती है, किसी बार एक पक्ष को राहत नहीं मिलती है, पर जब भी दोनों में से कोई भी जीतता है, पर हारता कानून है। और इस मामले में भी कानून हारा है, और वो कैसे हारा है ये बात हमारे जैसे भारतीय धुरीशन ने बोला था कि हम सब मिलकर के सोचें कि कानून हमारा क्यों पराजित हो रहा है। हर जमानत के मामलों में सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत क्यों पड़ी? सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट्स जब किसी मैटर को करते हैं, उसी मामलों में सुनवाई क्यों होती है? फिर हम बोलते हैं कि नहीं, हमें VIP जस्टिस नहीं चाहिए, हमें लग्जरी लिटिगेशन नहीं चाहिए। हम कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग करते हैं और उस दुरुपयोग को संस्थागत मान्यता मिलती है। ये चिंताजनक बात है। ये प्रश्न मैं नहीं मानता हूँ कि ये प्रश्न इन प्रोफेसर साहब का या दूसरे लोगों का है। हम जब अर्णव गोस्वामी की अरेस्ट होती है तो कुछ लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं कि इस तरह से बात है। फिर उसी मामले में जब दूसरे की किसी को अरेस्ट होता है हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कानून जब परास्त हो तो कोई भी एक जागरूक समाज उसको सेलिब्रेट कैसे कर सकता है? और हम जब कानून के शासन की बात करते हैं तो मैं बता रहा हूँ कि इस पूरे मामले में पूरे तंत्र की सामूहिक कानूनी विफलता उजागर हुई है, और इस पर डिस्कशन करने की जरूरत है कि किस किस प्रोसेस में कौन कौन से तंत्र विफल हुए हैं
और जब हम 142 का इस्तेमाल करके बड़े बड़े मुकदमों को पूरा जस्टिस दे देते हैं, इस मसले में इंटरिम बेल देने के बजाय सीधे उनकी निंदा करके और उनको कोई एक, क्योंकि नए जो 3 क्रिमिनल आए हैं उसमें उन्होंने बोला है कि छोटे अगर कोई अपराध हो तो उसमें कम्युनिटी सर्विस से उसको राहत दे सकते हैं। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने बहुत पहले बोला था, से 45 साल पहले जो उन्होंने बातें बोली थी, क्या वो बातें अब हमारे लिए तो हम जो ब्रिटिश प्रणाली में पुलिस की जो व्यवस्था थी, क्या हम उस व्यवस्था को कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं? क्या हमारा उससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या खराब नहीं हो रहा है? तो हमें इसको राजनीति से परे जा करके देश के संदर्भ में देखने की जरूरत है कि ये अपराध था ही नहीं। फ्रीडम ऑफ स्पीच में ये किसी को ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं इनोसेंट हूँ या नहीं हूँ। और दूसरा, ये SIT बिठाना ये तो बहुत ही आपत्तिजनक है। तो ये जो डॉग विसल, मतलब एक कोर्ट ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, ये तो जान के ये शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं जहाँ कभी उठे भी नहीं थे कि हाँ इसको लंबा खींचो और अब पुलिस अफसर ये तय करें कि उसकी भाषा में क्या था। ये बहुत ही आपत्तिजनक है जी। इसमें 2 पहलू हैं। पहली बात है कि जो कई बार जज मौखिक टिप्पणियां करते हैं वो जजमेंट का हिस्सा नहीं होता, लेकिन उन मौखिक टिप्पणियों के बेसिस पे अखबारों में सनसनीखेज खबरें आ जाती हैं। ये एक चिंताजनक बात है क्योंकि जजमेंट में वो बातें शामिल नहीं होती हैं। दूसरी बात, फंडामेंटल राइट की बात को लेटस उसको हम संवैधानिक तरीके से विश्लेषण करें कि उसके 3 हिस्से हैं। पहला कि हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और अगर हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी कोई रोकता है तो हम उसमें हाई कोर्ट में 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी मेरी है, दैट इज़ माई फंडामेंटल राइट। जी। उस फंडामेंटल राइट को सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, उसमें उन्होंने सर्टेन उसमें है राष्ट्रीय सुरक्षा, हेट स्पीच, ये वो सारी चीज़ों में, तो वो रिस्ट्रिक्शन लगाने के कानून बना सकते हैं और उन कानूनों को फंडामेंटल राइट के वायलेशन होने के नाम पर उनको निरस्त नहीं किया जाएगा। ये दूसरी बात है। तो सरकार उसको रेगुलेट कर सकती है, ठीक है, दूसरी बात होगी। तीसरी बात कि एक आप अपनी बात से अपराध पैदा कर रहे हैं, वो आर्टिकल 19(2) का हिस्सा है ही नहीं, तो ये बात फंडामेंटल राइट नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूँ, उन्होंने जो बोला उस फंडामेंटल राइट के दायरे में नहीं आता है, आपत्तिजनक है। लेकिन अगर आपत्तिजनक की बात बोलेंगे तो भारत में लगभग 60 करोड़ लोग सोशल मीडिया में हैं, कम से कम 20 करोड़ लोग प्रतिदिन आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, पोस्ट करते हैं, हेट स्पीच करते हैं, पोर्नोग्राफी करते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं, धार्मिक वैमनस्यता फैलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का निरादर करते हैं। तो क्या उन सब के खिलाफ हम सेडिशन का केस फाइल करेंगे? क्या हमारा सिस्टम उसके पास इतनी कैपेसिटी है? तो मुझे लग रहा है कि हम आर्टिकल 14 का उल्लंघन कैसे करते हैं? समानता तो होनी चाहिए ना। तो अगर मध्य प्रदेश के मंत्री को इतनी सख्त टिप्पणियों के बाद उन्होंने रिजाइन नहीं किया, उनके खिलाफ कोई भी चीज़ें नहीं हुई, तो मुझे लग रहा है कि हम एक संविधान सम्मत देश के नाते कहाँ विफल हो रहे हैं, उस पर चर्चा करने की जरूरत है। जी। उमंग, जिस चीज़ का जिक्र अभी विराग जी ने किया कि लोग बहुत बात इस बात की भी कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मंत्री ने जो बात कही उसके ऊपर कितनी आपत्ति हुई और कोर्ट ने सो मोटो एक तरह से उसको संज्ञान में लेते हुए उसके ऊपर कार्रवाई के लिए कहा, पर वो कार्रवाई किस स्वरूप में है और हरियाणा में जो कार्रवाई हुई एक तरफ से जब हरियाणा महिला आयोग ने समन किया उसको देखते हुए, तो लोग इन चीज़ों को भी कंपेयर करके देख रहे हैं कि दोहरा रवैया या दोहरा मानदंड दिखाई पड़ रहा है। जी, अगर आप ये देखिए जो मध्य प्रदेश में जो कार्रवाई चली तो वो कैसे हुई? तो पहले जब स्पीच हुआ उनका, उसके बाद पुलिस ने खुद से कोई एक्शन नहीं लिया। हाई कोर्ट ने अपना सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और उन्होंने एफआईआर रजिस्टर करने को कहा, जिसके खिलाफ फिर जो बीजेपी के मंत्री हैं विजय शाह, वो फिर सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो जब हाई कोर्ट ने कहा कि आपको एफआईआर रजिस्टर करनी है, तो उन्होंने एफआईआर तो रजिस्टर की, पर जब अगले दिन वापस सुनवाई हो रही थी, तो हाई कोर्ट ने एफआईआर को देखा और उन्होंने कहा कि आपने तो बहुत कमज़ोर एफआईआर रजिस्टर किया है और आपने हमें ऐसा लग रहा है कि आपने ये एफआईआर इसलिए रजिस्टर किया है कि बाद में जब मामला ये थोड़ा ठंडा हो जाए, तो वो जाके वापस इसको क्वॉश करा सके एफआईआर को। और फिर उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी साथ में चल रहा था क्योंकि उन्हें ये डर था कि वो अरेस्ट हो जाएँगे, तो वो अपनी अरेस्ट से बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने वापस एक और एसआईटी बना दी वहाँ पे 3 सीनियर पुलिस अफ़सरों की। तो ये वाली जो चीज़ है कि पुलिस का अभी तक का क्या रवैया रहा दोनों केस में, क्योंकि अगर आप ये प्रोफ़ेसर अली खान का केस देखें तो उसमें पुलिस ने बहुत जल्दी से जाके उनको गिरफ्तार किया और बोल रहे हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इसमें कुछ निकल के आ सकता है इन्वेस्टिगेशन में। पर दूसरी तरफ जब एफआईआर रजिस्टर करने की बात आई तो कोर्ट ने खुद ये कहा कि आपने ऐसा एफआईआर रजिस्टर किया है जिसमें आपने क्या ऑफ़ेंस हुआ, उसमें क्या-क्या गलत चीज़ें कही गई, वो सब आपने ठीक से नहीं किया है। तो फिर हाई कोर्ट ने खुद ही अपने ऑर्डर के थ्रू एफआईआर को भी थोड़ा-सा चेंज किया। उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें हम मानेंगे कि एफआईआर में आती हैं, ताकि इस पे फिर कार्रवाई हो सके आगे जाके।
जी, शुक्रिया उमंग जुड़ने के लिए। अनीता जी, अंतिम प्रश्न मेरा ये है कि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि प्रोफेसर अली ख़ान महमूदाबाद के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई वो इसलिए भी हुई क्योंकि वो मुसलमान हैं और देश में जिस तरह की स्थितियां हैं वो उसको रिफ़्लेक्ट करती हैं। ये कई जो कटु आलोचक हैं उन्होंने बहुत इस तरह से ये बात रखी है। आप इसको इस नज़रिए से देखती हैं क्या? हाँ, मुझे मालूम नहीं मैं कटु आलोचक हूँ कि नहीं, पर मैं बिल्कुल इस तरह से नज़र से देखती हूँ। और हमने अभी कुछ ही महीने पहले समीना दलवाई के साथ भी ऐसा ही हुआ था ग्लोबल यूनिवर्सिटी जिंदल यूनिवर्सिटी में, और वहाँ भी यही स्टेट कमीशन ऑफ विमेन ने तुरंत जाकर वहाँ, मतलब ये डॉग विसल जो है ना, ये यहाँ से आ रहा है कि वहाँ जाके ये कहा था इन्होंने मॉडेस्टी ऑफ विमेन को इस तरह आउटरीच किया है, ये सब किया, जबकि वो क्लास की बात है। जो उन्होंने क्लास में क्या हुआ था, बिल्कुल फॉल्स चार्जेस। क्योंकि मेरी बात हुई है, खुद एक सेशन हमने किया था जब समीना से बात हुई थी, तो ये चीज़ तो अब बहुत स्पष्ट है कि इससे भी, जैसे मैंने कहा, जो चीज़ें लिखी जा रही हैं, हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो लिख रहे हैं वो इससे भी ज़्यादा स्ट्रांगली लिख रहे हैं और बहुत क्लियर है ये कि इन्होंने जो लिखा है इसमें कोई ऐसा जुर्म नहीं है, पर ये उनके रिलीजन को भी देखते हुए, और ऐसा महिला आयोग का ये दायरा में ही नहीं आता जब ये सवाल, तो वो कैसे इतनी त्वरित रूप से दौड़ के उनको अरेस्ट करा सकते हैं? जी विराग जी। मैं जाति और धर्म वाले मामले में नहीं जाऊंगा, मैं इसको सिर्फ संविधान के पहलू से देखूं तो भाजपा के एक सांसद ने सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की सख्त आलोचना की और उसके जवाब में चीफ जस्टिस ने बोला कि हमारे कंधे बहुत चौड़े हैं और हम ऐसी आलोचना बर्दाश्त कर सकते हैं। यह एक है कि हम अभिव्यक्ति को अभिव्यक्ति के नाते ही हम असहमत हो सकते हैं, असहमति में अपराध नहीं है। मध्य प्रदेश के मामले में आप देखें, मध्य प्रदेश के मामले में किस तरीके से सिस्टम कोलैप्स हुआ कि जब किसी मंत्री ने अगर गलत बयान दिया तो पुलिस अपराध नहीं दर्ज कर रही। इसका मतलब कि पुलिस और नेताओं का चोली दामन का साथ है, पुलिस नेताओं के इशारे पे काम करती है, पूरी समस्या की जड़ है। वो तमिलनाडु में तमिलनाडु सरकार के हिसाब से काम करेगी, यहाँ पर तो हमें दोनों की आलोचना करने की राज्य में तो यही इस नंबर 1। नंबर 2, पुलिस अपनी जब विफल हो गई तो ट्रायल कोर्ट का काम है कि ट्रायल कोर्ट में कोई जाके 156 दिन की कंप्लेन करे, वहाँ पर नहीं हो गया। ट्रायल कोर्ट की अथॉरिटी हाईकोर्ट ने ले लिया और हाईकोर्ट के पास ऐसा लगता है कि उनके पास और कोई आपत्तिजनक बातें ही नहीं हो रही हैं, वो भी एक सियासत कर रहे हैं। उन्होंने सू मोटो लेकर के उसमें FIR का आदेश दिया, बोला 4 घंटे के भीतर आप करेंगे। हाईकोर्ट की अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया, वहां पर जब हाईकोर्ट अपना अगर एक्शन ले रहे हैं तो अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे करके इनडायरेक्टली अरेस्ट से राहत दे करके और IPS अफसरों की एक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन बना दिया। तो इस पूरे प्रोसेस में IPC, CRPC और संविधान का शासन कोलैप्स हुआ और उस कोलैप्स करने में हमारे मंत्री, हमारे पुलिस, हमारे हाईकोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज सभी इन्वॉल्व हैं। और हम उस पतन को, हम उस संवैधानिक मूल्यों के जो चीज़ें हो रही हैं उसको हम इंडिविजुअली नहीं देखें, क्योंकि जब कानून का शासन विफल होता है तो उसमें पूरे समाज की विफलता, पूरे समाज को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ये समझने की ज़रूरत है, इसको धर्म के चश्मे से देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको संवैधानिक विफलता के तौर पर देखने की ज़रूरत है। अनीता जी और विराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस